नमस्कार। कामयाबी हासिल करने के लिए काबिल बनना ज़रूरी है और काबिल बनने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। तभी आप मेहनत से कामयाबी तक का सफ़र जारी कर सकते हैं और अपनी मंजिल पा सकते हैं। आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। देवांशी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज हम देवांशी में बात करेंगे मेहनत से कामयाबी तक के सफ़र की शुरुआत कैसे होती है और कैसे हम मेहनत से कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो सफ़र शुरू किया है वो शुरू किया है आज के हमारे गेस्ट जो है वो है लीना शर्मा जी, जो कि एक प्रोग्रेसिव किसान है और भारत के जो 10 महिलाओं में टॉप 10 महिलाओं में इनका नाम जाना जाता है। 2 बार डीडी किसान से इनकी डॉक्यूमेंट्री जा चुकी है, बहुत सारे सम्मान इन्हें मिल चुके हैं और आज इनका जो नाम है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी मेहनत के ज़रिए है। इनकी मेहनत से ही इनकी पहचान बनी है। तो बहुत बहुत स्वागत लीना शर्मा जी आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन परिवार का, जो मुझे बार बार अब यहाँ पर मंच दे रहा है अपनी विचार रखने का। तो लीना जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि टॉप 10 महिलाओं में आना, अपना नाम बनाना, ये कैसे सफ़र शुरू हुआ और क्या जब आपने ये पहला कदम रखा था कि मुझे ये करना है, उसके बाद मैं भी कभी टॉप 10 महिलाओं में मेरा नाम आएगा, ये कभी आपने सोचा था? देखिए 2018 की बात है। यहाँ पर शिमला कुफरी में एक कार्यक्रम हमारी पद्मश्री सुभाष पालेकर जी जो प्राकृतिक खेती के जनक हैं, उनका एक कार्यक्रम शिमला कुफरी में रखा गया था जी। तो उस कार्यक्रम में मुझे भी जाने का मौका मिला और मैंने वहाँ पर वो 6 दिवसीय जो वो ट्रेनिंग थी वहाँ पर ली और उसके बाद अपने एक छोटे से खेत को मॉडल के रूप में तैयार किया, जिस मॉडल को देखकर हमारे जो कृषि विभाग में हमारे डायरेक्टर थे उस टाइम, आजकल वो नौणी यूनिवर्सिटी में वीसी हैं राजेश्वर चंदेल जी, वो मेरा मॉडल देखने मेरे खेत में पहुँचे और उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद मुझे आचार्य देवव्रत जी जो हमारे हिमाचल प्रदेश में उस वक्त राज्यपाल थे, तो उन्होंने मुझे राजभवन बुलाया और उस समय वहाँ पर भारत के नीति आयोग आए हुए थे और वहाँ पर मुझे प्राकृतिक खेती की जो अपने विचार हैं वो रखने का मौका मिला। तो वहीं से मेरे इस सफ़र की शुरुआत हुई और उसके बाद मुझे विभाग के लोगों ने बुलाना शुरू किया, प्रशिक्षण केंद्र में मुझे बुलाना शुरू किया। तो इस तरह से मैंने बहुत सी पशु सखियाँ, कृषि सखियाँ, इनको ट्रेनिंग दी और बहुत से जो कृषि के कार्यक्रम होते हैं एज ए मास्टर ट्रेनर मैंने उसमें भाग लिया और मतलब आज तक हज़ारों महिलाओं को मैंने इसमें ट्रेन किया। और बहुत कम समय में आपने ये कामयाबी हासिल की और जैसे कि आपने कहा कि जब आपको ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ मुलाकात हुई, उनसे कुछ जानने का मौका मिला, तो आपकी जो मोटिवेशन है वो और ज़्यादा बढ़ती गई। तो जब आपने शुरुआत की तो उस समय थोड़ा सा मुश्किल होता है जब हम कुछ नया काम शुरू करते हैं। आपको भी ऐसा लगा कि ये कठिन है या फिर ये कैसे होगा, कैसे कैसे ये संभव होगा, या फिर जब आप मेहनत करते गए तो ये होता गया? देखिए जब मैंने इसकी शुरुआत की तो मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, मतलब बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मतलब लोगों ने इतना ज़्यादा मेरा उपहास किया, भाई ये क्या है, दुनिया चांद पर पहुंच गई और अभी हम गोबर गौमूत्र इसमें प्राकृतिक खेती में चल पड़े, अब दोबारा से वहीं पहुंच गए। तो बहुत से लोगों ने उपहास किया और बहुत सी कठिनाइयाँ मुझे आई। मतलब आपको पता है कि महिलाएं जब भी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो उनको ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैसे तो पुरुषों को भी इसमें कठिनाइयाँ आती है जब कोई नया काम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं को ज़्यादा इसमें कठिनाइयाँ आती है। तो बहुत से लोगों ने उपहास किया, लेकिन मैंने करके दिखाया, मैंने मॉडल बनाकर दिखाया, जो कि मेरे वहाँ आकर के बहुत से किसानों ने भी देखा और विभाग के लोगों ने भी देखा और सब ने मतलब उसको बहुत सराहा और उससे मुझे कामयाबी मिली। तो जब आपने शुरुआत में अपना जो मॉडल तैयार किया, जैसे आपने एक खेत को मॉडल बनाया, तो क्या आपके पहले से जो टारगेट था कि मुझे ये करना है, फिर इसके बाद जब उसी में पहले कामयाबी किस तरह आपको मिली? देखो जैसे ही मैंने नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग ली तो मुझे लगा कि जो ये काम है बहुत अच्छा है। एक तो इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लोगों का जो खान पान है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, रसायनों से हमारी सेहत बिगड़ रही है, बहुत सी बीमारियां हावी हो रही है इंसान के ऊपर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद तो करूंगी लेकिन और लोगों को भी इसका प्रशिक्षण दूंगी। तो पहले तो मैंने खुद इसको अपने खेत में मॉडल के रूप में तैयार किया, फिर मैंने सोचा कि मैं और लोगों को भी बताऊं।
लेकिन शुरुआत में मेरे साथ कोई भी तैयार नहीं हो रहे थे मतलब इस खेती को करने के लिए। जैसे ही मैंने मॉडल तैयार किया उसके बाद ही लोगों ने मेरे साथ जुड़ना शुरू हो गए। तो अब इस समय आप कितने क्षेत्र में ये जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और कितने सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं, कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आपके साथ? मेरी महिलाओं का एक ग्रुप है जो कि प्राकृतिक खेती कर रहा है और वो अपने खेतों में इसका प्रोडक्ट तैयार करके मतलब इसमें वैल्यू एडिशन करके जैसे बड़ियाँ, खीरा वगैरह इस तरह की चीज़ें सेल कर रही है। तो जैसे आपने प्राकृतिक खेती का सोचा और हम ये देखते हैं कि आजकल प्रोडक्शन के लिए लोग बहुत सारे केमिकल यूज़ करते हैं, उनको ये चाहिए कि हमारी जो फसल है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो और उसी तरह से जो मतलब केमिकल के माध्यम से उसकी लाइफ भी दिखावे के लिए चाहे वो होती है, पर वो शो ऑफ के लिए जो हम दूसरे केमिकल यूज़ करते हैं और बशर्ते प्राकृतिक खेती, तो इसमें कितना डिफरेंस रहता है, डिमांड कितनी रहती है लोगों की? क्या ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स ये भी आपको झेलनी पड़ी? हाँ देखिए, शुरुआत में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं समझ रहे थे लोग, लेकिन जैसे धीरे धीरे मतलब हमने लोगों को बताना शुरू किया, प्रशिक्षण शिविर लगते गए तो लोगों में जागरूकता आ गई कि हम जो खा रहे हैं वो जहर है। तो जहर मुक्त भोजन जो है हम लोग प्राकृतिक खेती से ही तैयार कर सकते हैं। तो जब हम लोगों को क्वालिटी देंगे तो लोगों को वो खाना अच्छा लगता है। तो इसलिए हमारे जो जितने कर भी ग्राहक हैं वो नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे कि हमारे सरस मेले होते हैं, मंडी शिवरात्रि है, चाहे शिमला का समर फेस्टिवल है, दिल्ली में सरस मेला लगता है, तो मैंने देखा कि नेचुरल फार्मिंग के ऊपर जो है लोग टूट के पड़ते हैं उन प्रोडक्ट के ऊपर और लोग बहुत सारा जो प्रोडक्ट है वो ले जाते हैं घर। और प्रोडक्शन में कितना अंतर आता है अगर देखा जाए कि जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं या फिर आप प्राकृतिक रूप से अगर कर रहे हैं? इसमें प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब नेचुरल फार्मिंग में तो हमें अच्छी प्रोडक्शन लग रही है। जी जी। और जैसे आपने कहा कि आप खुद तो कामयाब बनी और महिलाओं को भी आपने आगे प्रशिक्षित किया, तो इस समय जो आपके पूरे एरिया में ग्रामीण महिलाएं हैं वो किस तरह से इसमें कार्य कर रही है और उन्हें भी क्या इसी तरह की कामयाबी मिल रही है? जी, मैंने प्राकृतिक खेती में इसके घटक बनाना शुरू किए। तो मैंने महिलाओं से गोबर और गौमूत्र खरीदना शुरू किया, जिससे कि महिलाओं की आर्थिकी मजबूत हुई। वैसे वो सुबह सुबह गाय का दूध बेचती तो थी, गाड़ी जैसे गाड़ियाँ गांव में आती है दूध की, तो उसके साथ साथ उन्होंने गोबर और गौमूत्र बेचना भी शुरू कर दिया, जिससे कि उनकी आय जो है दुगना हो गई। तो महिलाएं बहुत खुश हैं इस काम से, क्योंकि इतना अच्छा जो आर्थिकी उनकी मजबूत हो रही है, मतलब कि डबल कमा रही है। जैसे प्रोडक्ट से तो कमा रही है, दूध से कमा रही है, उस तरह से गोबर और गौमूत्र बेचकर भी वो अपनी आर्थिकी और ज़्यादा मजबूत कर रही है। और एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि अगर मेहनत की जाए तो आज के समय में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि अगर आप कुछ भी करना चाहो तो कामयाबी आपको मिल सकती है। जी, ये बताएं आप कि किस तरह से इसमें आप शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, महिलाओं को चूल्हे चौके तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, महिलाओं को घर से बाहर निकलना चाहिए। जैसे कि हमारे सरस मेले लगते हैं, जैसे मैं आपको अभी भी बता रही थी कि मंडी में शिवरात्रि का लगता है, यहाँ समर फेस्टिवल लगता है, तो इसमें महिलाएं बहुत अच्छी कमाई कर रही है। अभी जो हमारे मंडी में एक स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, वो हर शनिवार को मंडी में अपने स्टॉल लगाती है, सिड्डू के या कोई और स्टॉल लगाती है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो महिलाएं जो है, मैं कह सकती हूँ कि वो लखपति बन रही है। इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर होती है जब शनिवार को वो सिड्डू बेचती है, तो उनको मतलब बात करने का टाइम नहीं होता किसी के साथ। मतलब एक बार मैं भी वहाँ पर बैठी सिड्डू खाने, तो मेरे को कोई आधा घंटा बाद ही सिड्डू मिला, मतलब खाने के लिए। तो इतनी ज़्यादा कमाई हो रही है महिलाओं की। तो महिलाओं को ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नौकरी ही करनी है, महिलाएं कुछ भी कर सकती है घर में बैठ करके अपने चूल्हे चौके के साथ। और एक फ्री जॉब है, मतलब कि मन किया तो किया नहीं किया तो नहीं, मन किया तो वही है कि एक जॉब में तो फिर भी ये है आपको कि जाना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, लेकिन एक फ्रीडम है काम के साथ, वो अच्छा है। और ये बड़ी बात है कि आप शौक के साथ, जो आपका शौक है और जो आप करते आए हो उसी को आप अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना रहे, तो ये बहुत अच्छा है। इससे पहले कि हम इसी के बारे में और बातें करें, आपसे ये जानना चाहते हैं कि वैसे ये आपने हॉबी की तरह चुना कि आपकी जो शौक थे, हॉबी थी, वो क्या थी? वैसे तो बचपन से मुझे सिंगिंग का शौक था, लेकिन जैसे ही शादी के बाद मैं पहले स्कूल ज्वाइन किया, स्कूल के बाद फिर मैं नेचुरल की तरफ आ गई, नेचुरल खेती की तरफ आ गई। तो फिर मेरा ज़्यादातर शौक नेचुरल फार्मिंग में ही चला गया। जी,
वो हो जाता है ना कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो नया सीखते सीखते वो हमारा शौक भी जी। बन जाता है। क्योंकि अगर हम कोई काम करते हैं तो शौक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इंटरेस्ट होना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो शायद सफलता भी तब नहीं मिलती है अगर आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं होता है। तो सिंगिंग की प्रशिक्षण या फिर कोई आपने शिक्षा ग्रहण की, कैसे कैसे आपने सिंगिंग के, क्योंकि एक सिंगिंग में भी आपकी एक अपनी पहचान है, उसके बारे में बताएं। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तो उस वक्त मेरा म्यूजिक था सब्जेक्ट एक, तो मैंने म्यूजिक की क्लासेस में उस टाइम लगाती थी और कॉलेज में गज़लें वगैरह गाती थी उस टाइम। तो कोई गज़ल जो आप अभी भी याद करती है, जो आप उस समय गुनगुनाती थी, आज हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जी, मैं 2 लाइन सुनाती हूँ। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। वाह, बहुत खूब। जिस तरह आज आपके प्राकृतिक खेती के दीवाने लोग हैं, उस समय मुझे लगता है कि ज़रूर आपकी सिंगिंग के भी लोग दीवाने होंगे और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो सिंगिंग को आपने जारी रखा अपने जीवन में कि फिर आपने एक अलग फील्ड तैयार कर दी अपने लिए? सिंगिंग से फिर बहुत ज़्यादा गैप हो गया जी। मतलब फिर बहुत सालों के बाद मैं सिंगिंग में आई, जैसे कि अभी मैंने रेडियो में पहले बी फिर बी हाई का ये टेस्ट निकाला, तो मतलब कोई 15 साल का गैप पड़ गया था कॉलेज। कहीं ना कहीं मन में है अभी भी सिंगर जिंदा, जिसको आप आगे चलते चलते पूरा करेंगे। और समय जब हमें मिलता है तो हम ज़रूर जो हमारे शौक़ होते हैं उसको भी समय देते हैं, और आप इस तरह जो सिंगिंग है उसको भी समय दीजिए ताकि आपका जो नाम है वो दोनों तरफ बना रहे। अपने स्कूलिंग के बारे में बताएं, अपने बचपन के बारे में बताएं, कैसा आपका बचपन रहा? क्या बचपन से भी आप खेती या फिर सिंगिंग, ये दोनों जो हॉबीज़ आपकी अब बन चुकी है, इसके बारे में थोड़ा सा शौक़ रखते थे? जी, बचपन से ही खेती बाड़ी में भी और सिंगिंग में भी मेरा रुझान था, क्योंकि मेरे दादा दादी मम्मी पापा, हमारे बहुत सारी ज़मीन थी गांव में भी, तो वहाँ पर उनको काम करते देखते भी थे और उनके साथ शौक से काम भी करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था खेतों में जाना अपने दादा दादी के साथ और मम्मी पापा के साथ, तो हम शौक से काम करते थे खेती का जी। और सिंगिंग का भी मुझे बचपन में ही शौक था। जैसे कि मैं 4 साल की थी तो मेरी माताजी को शौक था कि मैं गाऊं। उन्होंने एक ब्लॉक लेवल पर मेरा एक फॉर्म भरा था, उस टाइम छोटे बच्चों का एक कंपटीशन चला था, तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था जो मैंने गाना गाया था। सिर्फ 4 साल में? हाँ जी। तो 4 साल में ही आपका एक अपना नाम बन चुका था जी। तो उसके बाद क्या कोई घर में भी शौक रखते थे सिंगिंग वगैरह का? घर में हाँ, थोड़ा बहुत गुनगुनाते थे सभी। और अपनी स्कूलिंग और ये पढ़ाई और कॉलेज के बारे में बताएं। मेरी जो पढ़ाई है वो मंडी कॉलेज से हुई है और बल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज से, और जो मेरी स्कूलिंग है वो मतलब बड्ढाड़ जो हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है एक स्कूल, वहाँ से हुई थी। और अब जो आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? प्राकृतिक खेती में अपने गांव में, पजाणू में। जी, जो आपका करसोग में पांगना गांव पड़ता है। जी। और जैसे आप अभी बता रहे थे कि कॉलेज में फिर आप 4 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया, तो उस समय भी क्या आपको लोग बोलते रहते थे कि गाइए, या फिर जैसे कॉलेज में आप जाते थे तो एक जो फ्रेंड सर्कल होता था उसमें भी आप गुनगुनाते रहते थे? जी, स्कूल टाइम से ही टीचर मुझे बहुत सपोर्ट करते थे गाने के लिए। टीचर कहते थे कि भाई आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो मतलब हर प्रोग्राम में मुझे हमेशा ही मुझे पता होता था कि मैं कार्यक्रम में होगी इस बार भी, क्योंकि टीचर मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते। वो बोलते थे कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप इसमें आगे बहुत काम करोगे। जी। तो जैसे आपको जब आपने प्राकृतिक खेती शुरू की जिसमें आज आपकी ज़्यादा पहचान है, तो जब आपको पहली बार ये कहा गया कि आपका इसमें नाम बन रहा है, आपके पास लोग आना शुरू हुए, उसके बारे में बताएं। जब ये दौर शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ता गया, जिससे डॉक्यूमेंट्री बनी, फिर आपको सम्मानित किया गया, ये सारी जानकारी साझा करें आप।
जी हाँ, शुरुआत जब मेरी हुई थी तो मेरे पास बहुत से फार्मर्स आने लगे इधर उधर से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से फार्मर मेरे खेतों में मॉडल दिखने आते थे। तो वो वहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाते थे और बाद में फिर धीरे धीरे ये बनता गया और विभाग के लोगों ने मुझे बुलाना शुरू किया और फिर उसके बाद मैं डीडी किसान में गई, वहाँ पर मैंने अपने विचार रखे और यहाँ पर डीडी हिमाचल में तो मेरे कई बार इसके प्राकृतिक खेती के कार्यक्रम हुए हैं जी। तो इस तरह से पहचान बनती गई। तो जब आपने ट्रेनिंग ली, कितने दिन की ट्रेनिंग इसमें आवश्यक होती है, कितने दिन में आप एक परफेक्ट जो है वो सारी चीज़ें, क्योंकि ट्रेनिंग में तो सिर्फ सिखाते हैं, प्रैक्टिकली तो आपको खुद करना होता है, और परफेक्ट आप कब तक बन जाते हैं? जी, इसमें किसानों को हम 2 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि जो हमारा पहला दिन होता है उस दिन हम उनको बताते हैं कि नेचुरल फार्मिंग से क्या क्या फ़ायदे हैं, और जो हमारा ट्रेनिंग का दूसरा दिन रहता है उसमें हम उनको घटक बनाना सिखाते हैं और कीट नियंत्रक जो भी खेतों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको बनाना सिखाते हैं उसको। जी। और जो आप ये जो आपने कहा कि गोबर और गौमूत्र से आपने एक नया प्रोडक्ट तैयार किया था, नई खाद तैयार की थी, नया मिश्रण तैयार किया था, उसको किस तरह से तैयार किया जाता है, कितना समय उसमें लगता है और कितना खर्चा इसमें आता है? और कहा जाता है कि जैसे जो लोग ये दवाइयाँ खरीदते हैं, कीटनाशक खरीदते हैं, उसके लिए जो खर्चा होता है उसके मुकाबले ये कितना सूटेबल होता है हर किसान के लिए? देखिए, जो हम रसायन खरीदते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा किसान का होता है। तो ये तो दुनिया देखती है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कितने किसान आत्महत्या करते हैं। तो कारण क्या है? पहले तो किसान कर्ज लेता है, फिर छोटा किसान होता है, फिर लीज पर कहीं ज़मीन लेता है, उसके बाद वो किसान रसायनों के लिए पैसा करता है, बीज के लिए पैसा खर्च करता है, और बाद में क्या होता है कि कई बार ऐसा ड्रॉट पड़ जाता है या फसलें नहीं होती है तो किसान को घाटा होता है। तो किसान के पास एक ही ऑप्शन बचती है फिर, और बहुत से किसान आत्महत्या कर रहे हैं जी। तो जो हमारी प्राकृतिक खेती, इसमें क्या होता है कि किसानों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती, बाजार तक जाने की ज़रूरत नहीं होती जी। जो भी चीज़ें उसको प्राकृतिक खेती के लिए चाहिए उसके घर में उपलब्ध होती है, जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़ बेसन। अगर गुड़ बेसन, पहले इसको नेचुरल फार्मिंग को 0 बजट नेचुरल फार्मिंग बोलते थे, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि इसमें तो गुड़ बेसन लगता है, लेकिन मैं इसको अभी भी 0 बजट बोलती हूँ, क्योंकि गुड़ के बदले में हम घर में जो हमारे मीठे फल होते हैं और जो सड़े हुए मीठे फल होते हैं उनको डाल सकते हैं हम गुड़ के बदले में। और उसके बाद जो हमारी दालें होती है, बरसात में इतनी खराब हो जाती है दालें, तो उसका बेसन बना करके हम उस मिश्रण में डाल सकते हैं जी। तो प्राकृतिक खेती में हमारे 2 घटक बनते हैं, एक जीवामृत और एक घन जीवामृत, जिसका प्राकृतिक खेती में अहम रोल होता है जी। और जो जीवामृत और घन जीवामृत है, इसको बनाने की बहुत ही आसान विधि होती है। जैसे कि एक ड्रम हम लेते हैं जीवामृत बनाने के लिए, उसको हम 180 लीटर पानी से भर देते हैं और उसमें 10 किलो गोबर और 10 किलो गौमूत्र, 10 लीटर गौमूत्र डाल करके, और 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन हम उसमें डालते हैं और एंटी क्लॉकवाइज उसको लकड़ी के डंडे से घुमाते हैं जी। तो उससे क्या होता है कि और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं हम, उसमें मिट्टी डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं और उन सूक्ष्म जीवों की संख्या जो है हमने उस ड्रम में बढ़ानी होती है। तो वो जो मिश्रण है हमारा, वो सर्दियों में 14 दिन में और गर्मियों में उसको 4 या 5 दिन में वो तैयार हो जाता है जी। तो फिर उस मिश्रण को बना करके हम जो वो मिश्रण है वो 5 बीघा जमीन का बन जाता है हमारा वो जीवामृत। एक ड्रम से मतलब 5 बीघा आपका ये, जिसमें केवल 10 किलो गोबर और 10 लीटर गौमूत्र लगता है जी। तो आप सोचिए कि वैसे 1 बीघा जमीन के लिए कितना गोबर किसान फेंकता है, तो उसमें गोबर की मात्रा भी कम लग रही है, और उससे ये फायदा हो जाता है कि हमारे जमीन में उसको डालने से जो हमारे सूक्ष्म जीव और केंचुआ है वो तैयार होते हैं उससे, और जो केंचुआ है वो किसान का मित्र है जी। केंचुआ जमीन में मिट्टी खाता है, जमीन में छेद करता है, जिससे किसानों को फायदा होता है, और इतने हजारों करोड़ों सूक्ष्म जीव जो है हमारी जमीन में तैयार होते हैं वो हमारी मिट्टी को खाते हैं और मिट्टी को भुरभुरा करते हैं जी। तो जिससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल फार्मिंग के ज़रिए आप कोई भी फसल जो है वो उगा सकते हैं, उसकी वही प्रोडक्शन आप तैयार कर सकते हैं जो कि
आप कोई भी केमिकल के जरिए कर सकते थे? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि हमें रासायनिक खेती में सब कुछ डालना पड़ता है, कॉपर डालना पड़ता है, जिस जिस चीज़ की कमी ज़मीन में होती है तत्व की, वो तो हमें डालना पड़ता है। तो नेचुरल फार्मिंग से वो नेचुरली तरीके से खेतों में सब कुछ होता है। जैसे केंचुआ छेद करता है तो हमारी ज़मीन को कुदरती रूप से ऑक्सीजन मिलती है, और सारे जितने घर भी हमारे ज़मीन में पोषक तत्व है वो सारे हमारी फसलों को मिलते हैं जी। तो ये जो प्राकृतिक खेती है वो रासायनिक खेती से कहीं ज़्यादा लाभदायक है। तो दोबारा से एक आपके दूसरे शौक की तरफ जाते हैं, और हिमाचली जो लोकगीत है वो भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट के गाने ज़्यादा पसंद है, और कौन सा जो लोकगीत है वो आप हमें सुनाने वाले हैं आज? वैसे तो मुझे सभी डिस्ट्रिक्ट के गाने बहुत पसंद है, लेकिन मैं जो आपको भी लोकगीत सुनाऊंगी वो अपनी मंडी डिस्ट्रिक्ट का ही सुनाऊंगी। जी। तेरी बंगारी छुणे मुणे कालजू जो लग दी, छुट्टी जांदी हाथारी दराटी हो मेरी म्याणी, तेरी बंगारी छुणे मुणे कालजू जो लग दी, बिंदियारी गल्ला तेरी दूरा तक कीती मैं, आदरारी जगह ते जो कालजू ते दिती मैं, जीवा जो पता मुझे कि हाँ करी जीती मैं, जीवा जो पता मुझे कि हाँ करी जीती मैं, हो तुध बाझी जीना मेरा, जी हाँ भादरो रन्हेरा, हो मुकी जांदे जिंदगी रे स्यापे हो मेरी म्याणी, तेरी बंगारी छुणे मुणे कालजू जो लग दी। बहुत खूब, बहुत खूब, और बहुत ही अच्छा ये गाना। और ऐसे लगता है सच में ही आपकी जो आवाज़ है, जैसे आपने कहा कि बचपन से आपको कहा जाता था कि आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है और इस फील्ड में भी आप अपना एक अलग नाम कमा सकती है। तो आज अगर आप महिलाओं को कुछ मैसेज अगर देना चाहे, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई जब आपने कुछ नया करने की कोशिश की, और आज जो ये एक मौका रहता है महिलाओं के पास कि आज की सुविधाएं ज़्यादा है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं और अगर आप कुछ करना चाहते हो तो ऐसा भी नहीं है कि काम की कोई कमी है, जॉब ही ज़रूरी नहीं है। तो उसके बारे में अगर आप कहना चाहें कि किस तरह से आप मात्र कम समय में और कम खर्चे में अपनी नई कामयाबी हासिल कर सकते हैं? मेरा महिला सशक्तिकरण पर वैसे भी बहुत ज़्यादा रहता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं महिलाओं को बताती हूँ कि महिलाएं कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका संभाल सकती है, वो चूल्हे चौके को संभालने के साथ साथ और कार्य भी कर सकती है। वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो महिलाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि महिलाएं अपने प्रोडक्ट घर में तैयार कर सकती है, बड़ियाँ हैं, खीरा है, जो भी उनके लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे तैयार करके वो जैसे कि आजकल सरस मेले लगते हैं वहाँ पर जा करके वो समूह बनाकर बेच सकती हैं। और महिलाओं को ज़्यादातर ये है कि वो NRLM से जुड़े और वहाँ से जुड़ करके अपने जो प्रोडक्ट है उसको बेचे। जैसे कि चाहे वो हस्तशिल्प से संबंधित है, चाहे कुछ भी प्रोडक्ट है उनके, वो उनको बेच सकती है और अच्छी जो आर्थिकी को अपनी मजबूत कर सकती है। और एक बहुत ज़रूरी ये भी होता है कि फैमिली सपोर्ट जब आपकी बात आती है तो वो बहुत ज़रूरी होता है जब आप कुछ नया करना चाहते हैं या फिर अपना डिफरेंट कोई काम करना चाहते हैं। आपके साथ कैसा रहा है फैमिली का सपोर्ट, और चाहे फिर वो मम्मी पापा से लेकर हो या फिर अभी आप ससुराल में हो? ये तो है, फैमिली का सपोर्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे पहले से ही मम्मी पापा का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, और बाद में जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस फील्ड में, चाहे वो कृषि है चाहे वो सिंगिंग की है। जी, सभी चीज़ों के लिए आपको सपोर्ट मिलता रहता है। आगे क्या क्या आप अभी करना चाहते हैं, क्योंकि आप कभी ना कभी ट्रेनिंग भी देती रहती है, और क्या क्या प्रोजेक्ट है जो अभी आपने करने हैं और सोचा है आगे आपने?
जी, मैंने सोचा है कि मैं जो मेरा ग्रुप है, जो महिलाएं काम करती है, उनकी आर्थिक को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए मैं जैसे कि उनको उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे इस दामों में बेचूं, जैसे कि दिल्ली में सरस मेला लगता है या इंटरनेशनल जो मंडी होती है हमारी, उसमें उनके प्रोडक्ट जाएं। तो ये रहता है मेरा सपना, क्योंकि मैं एक बार भी अपनी जो ग्रुप की महिला उनके प्रोडक्ट लेकर इंटरनेशनल फेयर दिल्ली में गई थी, प्रगति मैदान में। तो बहुत अच्छी जो हमारे हिमाचल के जो राजमा थे वो 350 रुपए किलो की सेल करके मैं उन महिलाओं को आर्थिकी में मजबूती देकर आई हूँ। और एक जो अलग पहचान हो जाती है हिमाचल की, वो भी एक अलग आपको खुशी देती है। अपना काम है और अपनी पहचान है, वो भी बढ़ती जाती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी आप मेहनत कर रहे हैं, तभी आप आज कामयाब बनी हैं। तो हमारे कार्यक्रम से आप जुड़ी और अपनी जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज देवांशी कार्यक्रम में इतना ही। फिर से आपसे मुलाकात होगी, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।